नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो कि 2 नवंबर 2023 का है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक कन्वेंस नहीं होती है। और इस केस में क्या हुआ था कि अपीलेंट ने एक सूट फॉर द परफॉर्मेंस है, वो जो रिस्पोंडेंट है वो डिफेंडेंट है, उनके अगेंस्ट में सूट फॉर द परफॉर्मेंस था वो फाइल किया था कि एक जो लैंड है वो जो लैंड है उनके नाम पर रजिस्टर्ड कर दी जाए, क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि पोजेशन उनके पास ऑलरेडी है और सारा अमाउंट जो है वो दे चुके हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट में जब सूट फॉर द परफॉर्मेंस डाला था तो ट्रायल कोर्ट ने उनका जो सिविल सूट है वो खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था और डाउटफुल कहा था कि पोजेशन में मीन्स बिना कुछ एग्रीमेंट टू सेल किए या कोई डॉक्यूमेंट लिए बिना कैसे आपके पास पोजेशन आ सकता है और क्यों डिफेंडेंट जो है वो आपको जो है वो जो डीड है वो रजिस्टर्ड क्यों करें, और साथ में लिमिटेशन का जो ग्राउंड्स है वो भी उस ग्राउंड पे भी सिविल सूट को खारिज कर दिया। अब अपील डाली गई, जो अपीलेंट ने जो है वो अपील डाली और अपील थी वो अलाउड कर दी और फिर सूट था वो डिक्रीड हो गया। अब चूंकि ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने जो है वो सूट मतलब जो अपील थी वो अलाउड कर दी थी, तो जिससे क्या हुआ कि सिविल सूट था वो डिक्रीड हो गया। अब उसके अगेंस्ट पे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट पे, ऑर्डर जजमेंट जो था आया था फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का, उसके अगेंस्ट पे यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है जो कि डिफेंडेंट थे उन्होंने आगे सेकंड अपील डाली। और सेकंड अपील जब हाई कोर्ट में डाली गई तो हाई कोर्ट ने फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया और यहाँ पर बताया कि जो एग्रीमेंट टू द सेल था वो खुद ही एक वायलेशन था, एक फ्रेगमेंटेशन एक्ट था स्टेट का। उसके कहा था कि ये वायलेशन में है एग्रीमेंट टू सेल, तो ये जो सिविल सूट है वो वापस डिसमिसल के स्टेज पे आ गया, क्योंकि ऑर्डर था फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का, उसको रिवर्स कर दिया। और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने था कि जो ट्रायल कोर्ट का था ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया था, तो सिविल सूट था जो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने जो है वो अलाउड कर दिया था और जो सूट था वो डिक्रीड हो गया था। और हाई कोर्ट ने सेकंड अपील में जो डिफेंडेंट की जो अपील थी उसको अलाउ कर दी थी। तो फिर फाइनली फिर उसी स्टेज पे पहुंच गया जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था। अब उससे एग्रीवेट होके अपीलेंट ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और क्या निर्णय दिया वो जहाँ समझने की कोशिश करते हैं। और ये चूंकि एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सूट मतलब लैंड से रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये बताया गया है कि जो करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट थी उसको चैलेंज किया गया था, जो हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट बेंगलोर ने दी थी 10/11/2010 को। और उसमें सेकंड अपीलेंट जो सेकंड अपील थी, जो डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट है, मींस जो यहाँ पर डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट है, उनकी जो अपील थी उसको सेकंड अपील थी, जो सेकंड अपील को अलाउ कर दिया और सूट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो अपीलेंट ने डाला था उसको खारिज कर दिया। तो ये स्टेज वाइज था। ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, हाई कोर्ट ने मींस फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने जो है वो सूट मतलब अलाउ कर दी थी, तो जिससे सूट डिक्रीड हो गया। अब डिफेंडेंट ने हाई कोर्ट में जो है सेकंड अपील डाली, तो फिर वापस उसी स्टेज पे पहुंच गया फर्स्ट अपील मींस जो ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था। तो फिर अब यहाँ पर अपीलेट ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील डाली। अब ये फैक्ट्स ये बताते थे कि 1990 में 28 मई 1990 में अपीलेंट और रिस्पोंडेंट ने एक एग्रीमेंट टू सेल पे आए थे और जिसमें बताया था कि जो प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में थी उसे 23,000 रुपए में बेच दिया था और इंटायर सेल कंसिडरेशन था, सारा अमाउंट था वो पे कर दिया था। एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल से पहले ही सारा पैसा दे दिया था और पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी थी वो अपीलेंट ने अपने हाथ में ले ली थी।
तो मीन्स ये बताते हैं कि 1990 में एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, जिसमें सारा सेल कंसिडरेशन था, मीन्स सारा अमाउंट था वो डिफेंडेंट को दे दिया और प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले ली, जब भी एग्जीक्यूशन फॉर द एग्रीमेंट टू सेल हुआ ही नहीं था। अब ये भी एग्रीड हो गया था कि जब एग्जीक्यूशन होगी एग्रीमेंट टू सेल की, तब रिस्पोंडेंट का कोई राइट नहीं होगा और अपीलेंट जो है वो सारे राइट अपनी प्रॉपर्टी पे उनके ऊपर होंगे। अब चूंकि एक लॉ था कि प्रोहिबिशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, ये प्रोहिबिशन ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड थी, ये कानून बना हुआ था जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो बताया गया कि सेल डीड ये बताया गया था कि सेल डीड जो है तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटाया जाए। और एग्रीमेंट टू सेल जो थी 1990 की, वो सारे फैक्ट्स थे जिसमें सारे इनकॉर्पोरेट किए गए थे, सारे फैक्ट्स लिखे गए थे और प्रोहिबिशन जो हुआ था सेल का कि वो बाहर था, मीन्स एक कानून बना हुआ था सेक्शन 5 ऑफ कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। ये कर्नाटका का कानून था जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो मीन्स फ्रेगमेंटेशन को रोकना और कंसोलिडेट करने के लिए एक कानून बनाया था जिसे फ्रेगमेंटेशन एक्ट में को शॉर्ट फॉर्म में माननीय कोर्ट में रखा ताकि पूरा नाम ना बोलना पड़े, तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन एक्ट फेमस के नाम पर रखा गया। और यहाँ पे बताया कि जब एग्जीक्यूशन हुई थी एग्रीमेंट टू सेल की, तब सीरियस लाइक्लीहुड था कि फ्रेगमेंटेशन जो है एक्ट जो है वो रिपील हो जाएगा। मीन्स वो एग्रीमेंट में तभी आए थे तो उनको मालूम था कि फ्रेगमेंटेशन जो एक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और 5 फरवरी 1991 में फ्रेगमेंटेशन एक्ट था वो खत्म हो गया, रिपील्ड हो गया। उसके बाद अपीलेंट ने कई बार रिक्वेस्ट भेजी रिस्पोंडेंट को कि वो एक सेल डीड को एग्जीक्यूट करें, जो कि एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जो एंटायर सेल कंसिडरेशन थी वो ऑलरेडी दी जा चुकी थी अपीलेंट को। एंटायर जो सेल कंसिडरेशन थी वो अपीलेंट को ऑलरेडी दी जा चुकी थी, एक फॉर्मेलिटी थी। कोर्ट ने कहा, मतलब अपीलेंट ने कहा कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। और उसके बाद भी बताया कि रिस्पोंडेंट ने डिले करते रहे एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड को। उसके बाद अपीलेंट ने एक लीगल नोटिस भेजा रिस्पोंडेंट को 3 सितंबर 2001 को। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि रिफ्यूज टू रजिस्टर, सेल डीड को रजिस्टर नहीं किया 28 अगस्त 2001 को। अब सेल डीड चूंकि एग्जीक्यूट नहीं हुई थी नोटिस देने के बाद भी, तो अपीलेंट ने एक केस फाइल कर दिया, केस इंस्टीट्यूट कर दिया, जिसके जो था कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो कि 1 अक्टूबर 2001 का था। और रिस्पोंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की और डिनाई किया है कि इस तरह की कोई एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल को डिनाई किया। और दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट आई थी 28 सितंबर 2004 को, उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया। और ट्रायल कोर्ट ने ये पाया कि जो एग्जीक्यूशन थी सेल एग्रीमेंट टू सेल को जो बनाई, एग्जीक्यूशन की जो बात कर रहे थे, वो खुद ही एक तरह की डाउटफुल थी। और चूंकि सूट भी जो था वो लिमिटेशन के दायरे के बाहर फाइल किया गया था। और रेगुलर फर्स्ट अपील में यहाँ पर डिफेंडेंट की जो रेगुलर फर्स्ट अपील थी उसको अलाउ कर दिया। और यहाँ पाया कि जो सूट था वो लिमिटेशन पीरियड पे था और अपीलेंट ने प्रूव कर दिया था कि एंड द अपीलेंट हैड प्रूव कि एग्रीमेंट टू द सेल। तो यहाँ पर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं थी अपीलेंट मींस के विटनेसेस पे। और जो डिफेंस विटनेस थे जो कि खुद DW1 करके खड़े हुए थे क्रॉस एग्जामिनेशन में, उन्होंने खुद एडमिट किया था कि उसी व्यक्ति ने एग्जीक्यूट की थी एग्रीमेंट टू सेल और उसने अपने सिग्नेचर्स भी पुट अप किए थे। अब ये फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड पे आने के बाद फर्स्ट अपील को अलाउ कर दिया और सूट को डिक्रीड कर दिया। अब यहाँ पर डिफेंडेंट ने हाई कोर्ट में अपील डाली इम्प्यून जजमेंट की, जो कि 10 नवंबर 2010 को। और ये से फाइंडिंग पाई थी कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो वायलेशन है फ्रेगमेंटेशन एक्ट का। तो इसलिए ये एग्रीमेंट टू सेल जो है वो खुद ही वॉइड है। और हाई कोर्ट ने जो अपील थी, जो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर आया था, चूंकि वो डिफेंडेंट के फेवर में आया था, तो यहाँ पर अपीलेंट ने
जो है वो आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। अब यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने क्या इश्यूज फ्रेम किए थे। ट्रायल कोर्ट ने ये इश्यूज फ्रेम किए थे कि क्या प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया है कि डिफेंडेंट जो है वो ऑनर है सूट प्रॉपर्टी के, और उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल किया था 28 फरवरी 1990 में, और उसमें एग्री हुए थे कि जो सूट प्रॉपर्टी जो है 23,000 की लेंगे, और जो उन्होंने सारा इंटायर सेल कंसिडरेशन जो है पैरा नंबर 2 ऑफ द प्लान में जो मेंशन किया वो सारा जो अमाउंट है वो ले लिया था। और फिर क्या साथ में पूछे सेकंड फ्रेम किया कि क्या प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया है कि जो उन्होंने डिफेंडेंट को कहा था कि एग्जीक्यूट करें सेल डीड को, लेकिन उन्होंने सेल डीड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। और तीसरा पॉइंट था क्या डिफेंडेंट ने प्रूव कर दिया है कि वो अपना वो रेडी है, अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म इस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करेंगे। और डिफेंडेंट ने प्रूव कर दिया था कि जो सूट जो है वो लिमिटेशन के दायरे से बाहर है, और प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया था कि वो इंटाइटल्ड हैं कि रूल रिलीफ फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी, अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि इस तरह का कोई भी इशू फ्रेम नहीं हुआ था जो कि कहता हो कि जो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो वायलेशन है फ्रेगमेंटेशन एक्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो वायलेशन है। तो यहाँ पर कहा कि यहाँ पर चूंकि हाई कोर्ट ने ये इशू फ्रेम ही नहीं किया था, यहाँ पर कोई इशू ट्रायल कोर्ट ने कोई ऐसा इशू फ्रेम ही नहीं किया था, तो ये भी प्लीड नहीं किया। इवन रिटन स्टेटमेंट में भी ये कहीं नहीं लिखा था रिस्पोंडेंट ने कि ये जो इशू है वो वायलेशन होगा इन रिस्पेक्ट टू द फ्रेगमेंटेशन एक्ट। और डिफेंस ने ये स्टैंड लिया था कि रिस्पोंडेंट ने कभी एग्रीमेंट टू सेल नहीं एग्जीक्यूट किया। और डिपोजिशन में क्रॉस एग्जामिनेशन में डिपोजिशन जब हुआ था क्रॉस एग्जामिनेशन का डिफेंडेंट का, तब उन्होंने एडमिट किया था कि जो सिग्नेचर्स जो हैं, तो जो सिग्नेचर्स हैं एग्रीमेंट टू सेल के वो उनके हैं। और चूंकि अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कोई भी इशू फ्रेम नहीं हुआ था, तो इस ना ही कोई पार्टी ने प्लीड किया था कि ये वायलेशन है पैरा सेक्शन 5 ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट का। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक एरर कर दी है और पाया कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो वायलेशन है सेक्शन 5 ऑफ द फ्रेगमेंटेशन एक्ट का। अब सेक्शन 5 ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट यहाँ पर पढ़ा उन्होंने, और यहाँ पे बताया कि एग्रीमेंट टू जो सेल है वो कोई किसी प्रकार का कन्वेंस नहीं है, और कहीं इससे कोई ऑनरशिप राइट्स या कोई जो टाइटल जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है। सिर्फ प्रोहिबिशन जो है फ्रेगमेंटेशन एक्ट के अंदर है कि लीज सेल और कन्वेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द राइट्स, इसी में तक ही जो है वो जो प्रोहिबिशन जो है वो बार्ड है। और एग्रीमेंट टू सेल जो है बताया कि इसलिए जो एग्रीमेंट टू सेल है वो बार्ड नहीं है अंडर फ्रेगमेंटेशन एक्ट का। अब अपीलेंट ने जो सूट फाइल किया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि रिपील हो गया था, गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया था फ्रेगमेंटेशन एक्ट का, तो अब यहाँ पे बताया कि जो सूट को डिग्री कर देना चाहिए था, क्योंकि कोई वायलेशन ऑफ लॉ जो नहीं आया था कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ एक्ट है वो खुद ही रिपील्ड हो गया था फरवरी 1991 में। और हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसा नहीं बताया कि जो सूट जो है वो बार्ड है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का। तो अब ये बताया कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को कंसिडर किया था और पाया था कि ये जो डिसीजन है वो अपीलेंट के फेवर में जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम फर्दर नोटिस करते हैं कि रिस्पोंडेंट ने फुल कंसिडरेशन जो है वो ले लिया था और ट्रांसफर भी कर दी थी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। मीन्स रह रहे थे अपीलेंट ही, तो कहा कि अमाउंट सारा वो ले चुके थे और ट्रांसफर भी कर चुके थे, और रेडीनेस और विलिंगनेस जो थी अपीलेंट की वो कोई रेलेवेंट नहीं है। और अपील कोर्ट ने कहा कि जो अपील जो है उसे अलाउ किया जाता है, और इम्पिंज जजमेंट हाई कोर्ट की थी 10 नवंबर 2010 का, उसको सेटिसाइड किया जाता है। और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की जो आई थी, मतलब फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की जो जजमेंट आई थी जिसने डिग्री कर दिया था सूट फॉर अपीलेंट को, उसको रिस्टोर्ड कर दिया। तो इसलिए कोई ऑर्डर्स नहीं था, और 2 नवंबर 2023 का ये ऑर्डर। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।